जी लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा चल रहा था 19 पार्ट बी हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ IJK लिमिटेड इज ₹990 million, whereas its ordinary share capital is 130 million। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 130 मिलियन है, टोटल पेड अप कैपिटल 990 मिलियन कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सिर्फ 130 मिलियन और टोटल 990 है? ये जो रिमेनिंग होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। LMN लिमिटेड होल्ड्स 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस, वो प्रेफरेंस शेयर्स नॉन वोटिंग, ये हमें पता ही है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो नॉन वोटिंग होते हैं, वोटिंग राइट्स तो ऑर्डिनरी शेयर के साथ अटैच होते हैं। एंड 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन IJK लिमिटेड। इसमें जो सबसे अहम कंसेप्ट है जिसकी बेस पे क्वेश्चन है सॉल्व होना है वो ये कि जो हमारा स्टेटस है एसोसिएटेड कंपनी का 20% शेयर्स वाला रूल, 20% शेयर होल्डिंग वाला रूल, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग का है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग का? ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग का। ये चीज आपने जहन में रखनी है, ठीक है। द पार वैल्यू ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ शेयर इज ₹10 each। Bilal and company has received an offer for appointment as auditor of IJK Limited. Faryal, the wife of a partner in Bilal and company, is a director in LMN Limited. Faryal also hold 10,000 shares in LMN Limited. अब देखिए दो कंपनीज आ गई, एक आ गई IJK और एक आ गई LMN। तो जब कभी दो कंपनीज आती हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। हम क्या करते हैं, उसको फिर कैसे आसान करने की कोशिश करते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करते हैं। शाबाश, बिल्कुल। तो आइए जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, इस साइड पे हमारे ऑडिटर आ गया, ये ऑडिटर, यहां पे क्लाइंट कंपनी जिसके लिए ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं, कौन सी कंपनी है वो? IJK। यहां पे दूसरी कंपनी आ गई, दूसरी कंपनी कौन सी है? LMN। और प्रॉब्लम क्या है LMN में ना, प्रॉब्लम क्या? स्पाउस इज द वाइफ ऑफ पार्टनर इन Bilal and company, डायरेक्टर इन LMN। स्पाउस इज डायरेक्टर, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या है? स्पाउस इज शेयर होल्डर। चलिए अब क्वेश्चन में जब दो कंपनीज होती है सबसे अहम बात क्या होती है भला? इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये डिसाइड करना है। रिलेशनशिप के लिए वो क्या कर, देखिए प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर को तो हमने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। हमने किसको कंसीडर करना है? ऑर्डिनरी शेयर। 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। LMN के कितने शेयर्स हैं? LMN के IJK में कितने शेयर्स हैं? 2 मिलियन। ऐसा ही है, 2 मिलियन ऑर्डिनरी, ऐसा ही है। टोटल शेयर्स कितने हैं IJK के? 13 मिलियन। भाई यहाँ पे तो 130 मिलियन लिखा हुआ है। हाँ जी, ये नोट कीजिए, ये 130 मिलियन रुपीज में है, शेयर कैपिटल है, ये ऑर्डिनरी शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक विद लाइक का कंपैरिजन करना है ना, शेयर का टोटल शेयर के साथ या शेयर कैपिटल का टोटल शेयर कैपिटल के साथ। तो जो शेयर्स हैं वो 2 मिलियन है, टोटल शेयर 13 मिलियन, 130 डिवाइडेड बाय 10। तो परसेंटेज कितनी है? 2/13, कितने परसेंट हुआ? 15%, सिर्फ 15%। तो इनका आपस में कोई रिलेशनशिप हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टरशिप की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि LMN में डिस्क्वालीफाइड, IJK में नहीं, और शेयर होल्डिंग की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट कीजिए, सारा क्वेश्चन सेम है और ये 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर की बजाय 4 मिलियन हो गया। अब बताइए क्या फर्क पड़ा? अब शेयर होल्डिंग होगी 4 डिवाइडेड बाय 13, पहले 2 डिवाइडेड बाय 13 थी, 4 डिवाइडेड बाय 13 होगी। कितने परसेंट हुई? लगभग कोई 30% के करीब। तो 20% या उससे ज्यादा एसोसिएटेड हो जाती है तो अभी ये क्या हुई दोनों कंपनी? एसोसिएटेड। बताइए डायरेक्टरशिप की वजह से कोई प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं है? उसके लिए डिस्क्वालीफाइड है।
स्पाउस एलएमएन में डायरेक्टर है तो वो एलएमएन के लिए डिस्क्वालिफाइड, आईजे के लिए क्यों नहीं? क्योंकि जो इसके लिए एलएमएन के लिए डिस्क्वालिफाइड वो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। तो ये होल्डिंग सब्सिडरी तो है ही नहीं, ये तो एसोसिएटेड है, सिंपल सिर्फ एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब डायरेक्टरशिप की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेयर होल्डिंग की वजह से प्रॉब्लम, क्योंकि एसोसिएटेड कंपनी है तो हमें आईजे के क्राइटेरिया पॉइंट होने के लिए एलएमएन में डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग को डिस्पोज भी करना पड़ेगा। डन। चले क्वेश्चन को मजीद प्रैक्टिस के लिए आगे लेके चलते हैं। अब इसको 2 मिलियन की बजाय 2 भी नहीं 4 भी नहीं, इसको हम कर देते हैं 8 मिलियन। जब 8 मिलियन कर देंगे शेयर होल्डिंग फर्ज करें तो फिर कितने परसेंट हो जाएगी? लगभग कोई 61%। तो अब इनका रिलेशनशिप क्या हुआ? होल्डिंग सब्सिडरी। तो अब मतलब अब ये डायरेक्टरशिप की वजह से भी प्रॉब्लम है, इसके लिए डिस्क्वालिफाइड, तो आईजेके के लिए भी डिस्क्वालिफाइड, और क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड भी है। कुछ समझ आई? ओके। इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है, प्रेफरेंस। एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर की बेस पे डिटरमिन होता है, प्रेफरेंस शेयर्स इररेलेवेंट होते हैं। जी, एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इररेलेवेंट होते हैं। हाँ जी, वो एसोसिएटेड कंपनी जो 20% शेयर होल्डिंग थी वो ऑर्डिनरी शेयर के लिए, सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए। ठीक है, दो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 20 था असाइनमेंट में। चलिए, कमेंट ऑन द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये उसके पुराने अल्फाज है। अब वैसे क्लियरली मेंशन करता है कंपनीज एक्ट या कोड ऑफ, लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशन का लफ्ज इस्तेमाल करें इसका मतलब क्या होता है? जो भी सिचुएशन पे अगर देखो कंपनी लॉ अप्लाई होता है तो कंपनी लॉ, अगर कंपनी लॉ अप्लाई नहीं हो रहा फिर कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करना है। प्रायोरिटी किसको देनी है? कंपनी लॉ। Waqar is a partner in Suhail and Company Chartered Accountants who are the auditors of Waseem Limited for the year 2011. Aqib, who was a partner of Waqar in 2008 in his food business, has recently been appointed as a director of Waseem Limited. अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, क्लाइंट का डायरेक्टर क्लाइंट को छोड़ के फर्म में पार्टनर लग जाए तो फर्म डिस्क्वालिफाइड हो सकती है 3 साल तक। ये पता है ना आपको? लेकिन सोच के बताइए, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के कंपनी में डायरेक्टर लग जाए, क्या फिर डिस्क्वालिफिकेशन होती है? ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन हमने कहीं नहीं पढ़ी। ऐसी कोड ऑफ एथिक्स में तो ये एक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कंपनीज एक्ट को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। अगर आपका पार्टनर फर्म को छोड़ के क्लाइंट को ज्वाइन कर लेता है एज डायरेक्टर, एज एम्प्लॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एम्प्लॉय अगर फर्म को कंपनी को छोड़ के फर्म को ज्वाइन करता है एज पार्टनर, फिर प्रॉब्लम है। ये बात समझे? वो 3 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड होता है, वो खुद भी, और अगर फर्म में पार्टनर बन जाए वो पार्टनरशिप फर्म भी। डन? कोई प्रॉब्लम? वो कार वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये एम्प्लॉय पार्टनर नहीं बन रहा, पार्टनर एम्प्लॉय बन। बी, Aleem Asif and Company AAC Chartered Accountants has accepted an offer for appointment as auditor of Gul Limited. Kamal, who is a partner in AAC, held 5,000 share in GL. Within 30 days of acceptance, he gifted the share to his son Kamran, who is manager in AAC. अब बताइए, शेयर होल्डिंग का मसला है। जिस कंपनी की अपॉइंटमेंट किया उसमें शेयर्स थे, तो क्या करना चाहिए? ये 2 कंपनीज वाला केस है कि सिंगल कंपनी वाला केस है? 2 कंपनी है, सिंगल कंपनी, सिंगल कंपनी है। तो इसमें उसी कंपनी में शेयर है, तो क्या करे? एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करना है, विद इन 90 डे डिस्पोज कर। अब देखिए, ये डिस्पोजल वैलिड है कि अभी भी डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाली है? वैलिड है। क्यों? सन को दे। लेकिन ये तो नहीं बताया सन माइनर है कि मेजर? मैनेजर है तो मेजर ही होगा। मैनेजर किस लिए बताया? मैनेजर वाला इसलिए बताया आपको, जाके पता चल जाए ये मेजर है। डन जी। नेक्स्ट, साजिद हमीद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द ऑडिटर्स ऑफ मीर हसन लिमिटेड. Kashif is a senior manager in SHC and is being promoted as a partner.
ठीक है, ऑडिटर्स है। ही टीचेस ऑडिटिंग इन द कॉलेज, द कॉलेज इज ओन्ड बाय अ ट्रस्ट whose trustee includes 2 directors of MHL। अब ये क्या कह रहा है, ऑडिटर्स है MHL के, काशिफ सीनियर मैनेजर है एंड इज बीइंग प्रमोटेड एज ए पार्टनर। सीनियर मैनेजर के तौर पे तो प्रॉब्लम कोई नहीं थी, क्योंकि सीनियर मैनेजर पे तो अप्लाई ही नहीं होता। अब कॉलेज कौन ऑन कर रहा है, ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में 2 डायरेक्टर्स MHL हैं, MHL के 2 डायरेक्टर्स हैं, उनका ट्रस्ट है। कौन सी प्रोविजन यहाँ पे रेलिवेंट है, जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉई है, काशिफ इज ए सीनियर मैनेजर इन SHC। अजीब सिचुएशन बनाई है उसने। MHL के ऑडिटर हैं, काशिफ सीनियर मैनेजर है, SHC में पार्टनर होगा, एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय वाली बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। वो एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय के तौर पे तो वो कॉलेज का एम्प्लॉय है, तो वो डायरेक्टर, हाँ जी वो तो, अब चूंकि वो कॉलेज मैनेज कर रहा, ओन कर रहा है ट्रस्ट, जिसके ट्रस्टी है डायरेक्टर्स, तो उसमें जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो क्या हो रही है कि डायरेक्टर्स ट्रस्ट को ओन कर रहे हैं, ट्रस्ट कॉलेज को मैनेज कर रहा है, कॉलेज में वो पढ़ाता है यानी एम्प्लॉय है, तो उसका मतलब पार्टनर जो है हमारा वो इनडायरेक्टली वो एम्प्लॉय हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको हम पार्टनर के तौर पे प्रमोट नहीं कर सकते, वरना वो एम्प्लॉयमेंट वाली डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी। ये उसने 2-3 रिलेशन बना के क्या बताना चाह रहा है वो, कि वो एम्प्लॉय है उसका। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से, चूंकि वो क्लाइंट का एम्प्लॉय है तो उसकी वजह, हालांकि वो ऑडिटर है MHL का, लेकिन MHL है, ये उसने केस स्टडी ठीक बनाई नहीं है। कंपनीज, हाँ जी, क्योंकि कंपनीज लॉ में कंपनीज का डिस्कशन होनी चाहिए, यहाँ पे उसने कॉलेज को ले आया, ट्रस्ट को ले आया। कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक अगर डिस्कस करें तो फिर क्या होगा ये, हाँ कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक डिस्कस हो सकती है। ये क्या होगा, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट रैटराइज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट रैटराइज होगा। तो क्या करना चाहिए, इसे, इस एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल, हाँ ये कोड ऑफ एथिक्स के ज्यादा रेलिवेंट है। D. You have recently signed the audit report of Sadiq Limited. The management approached you for reduction of the audit fee for the next year because the company has been suffering losses for the past 3 years. कोड ऑफ एथिक्स में तो आपको याद है वो अंडरकटिंग वाला मसला होता था, लेकिन लीगली कोई प्रॉब्लम है क्या, लीगली कोई प्रॉब्लम, हम कहेंगे लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये लॉ में कोई इशू नहीं आता, इसकी वजह से कर सकता है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स की वजह से ये अंडरकटिंग हो सकती है। प्रीवियस ईयर से फीस कम या प्रीडिसेसर राइटर से फीस कम नहीं होनी चाहिए, अनलेस क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो। तो यहां पे हम कहेंगे अगर तो क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क है तो फिर रिड्यूस कर सकते हैं, वरना रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ लॉस सफर करना क्वांटम एंड स्कोप की लाजमी नहीं है, हो सकता है इस दफा एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हो। गैस कीजिए, इमेजिन कीजिए अगर कि पिछली दफा 100 मिलियन रेवेन्यू था, 80 मिलियन एक्सपेंसेस थे, इस दफा 100 मिलियन रेवेन्यू है, 120 मिलियन एक्सपेंसेस हो गए, तो लॉस तो हुआ, लेकिन बताएं पहले की निस्बत काम कम हुआ कि ज्यादा हुआ? तो इसीलिए लॉस का होना इस चीज की निशानी नहीं है कि क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हुआ है। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर लॉस का मतलब कम नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की है। तो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक सेल्फ इंटरेस्ट रैटराइज होगा, अंडरकटिंग है, क्योंकि लॉ में कहीं फीस, देखिए जितनी भी पूरे लॉ का चैप्टर ढूंढ ले, देख ले, कहीं पे फीस की डिस्कशन है, तो इसका मतलब फीस की डिस्कशन अगर लॉ वाले चैप्टर में नहीं है तो कहां पे है? और कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, फीस कम कर सकते हैं कि नहीं इस साल की, अनलेस क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो। ओके, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, ई, Salim is a partner in Orient Company Chartered Accountant. He also practices as a sole proprietor and receives an offer for appointment as auditor of ABC Financial Services Limited, which is subsidiary of DEF Limited. Balance outstanding against the credit card issued by DEF Bank Limited to partner of Orient Companies 1 million से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे तो वही मसला आ गया हमारा क्लासिक, क्या प्रॉब्लम आ गया?
दो कंपनीज आ गई। तो जरा मुझे बताइए, यहाँ पे ऑडिटर है, यहाँ पे कौन सी फर्म है, किसका ऑडिटर पॉइंट होने के लिए अपॉइंटमेंट आई? किधर है ऑफर? एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और प्रॉब्लम डीईएफ बैंक में है। प्रॉब्लम किस में है? इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप क्या है? जब कभी दो कंपनीज होती है क्या करना होता है? कौन सा रिलेशनशिप है? होल्डिंग सब्सिडरी है, पक्की बात है, लिखा हुआ उसने कि कोई स्टैटिस्टिक्स दी है जिनको कैलकुलेट करना है हमने, फिर तो आसान होगी जिंदगी। अब यहाँ पे क्या है? क्रेडिट कार्ड एक्सीडिंग 1 मिलियन। तो बताइए क्या पार्टनर का क्रेडिट का, पार्टनर ये ना, मैनेजर तो नहीं था, पार्टनर का क्रेडिट कार्ड 1 मिलियन से ज्यादा डीएफ के लिए डिस्क्वालिफाइड, डीएफ के लिए डिस्क्वालिफाइड, तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग की अदर सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। तो भैया ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। बोल क्या? ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अब बोल, मैं ये अपॉइंटमेंट नहीं होने दूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश। 20 क्लियर जी? 21 comment on each of the following independent situation in respect of appointment of auditor with reference to applicable rules and regulation। ये आखिरी क्वेश्चन है। एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या मतलब? जिस पहले कंपनीज एक्ट में देखो, अगर हो रहा है उधर तो ठीक, वरना फिर कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई करना है। गवर्नमेंट कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ऑरेंज बैंक लिमिटेड। Most of partners of GABA and company maintain their accounts with OBL and are enjoying credit card facilities. Maximum outstanding balance on credit card facility due from any partner is 8,99,000। अच्छा लेकिन सबको ऐड करके देखें, बहुत से पार्टनर है, हर एक का लगभग 9 अलग अलग देखना है। तो कोई एक कार्ड भी अगर 1 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं, ओके जी अपॉइंटमेंट हो करा दे जी, अपॉइंटमेंट आपकी इजाजत है, ओके जी चलिए हो गई जी अपॉइंटमेंट, एक ही बात। बी एप्रिकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ बनाना लिमिटेड। ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट मिस्टर पंपकिन who is a nominee director of government on the board of banana limited holds 20% shares in water। क्या हो गया? 25, मैंने क्या बोला? 20%, 25%। सलीम भाई से कहिएगा गलतियां शुरू हो गई हैं। 25% shares in Watermelon Limited. Spouse of partner also holds shares in Watermelon Limited। भाई ये दो कंपनीज आ गई, और आपको पता है जब कभी दो कंपनीज आती हैं तो क्या होता है? मेरे से तो हाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या यार, चलिए आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। भाई इधर आ गया ऑडिटर, ये प्रपोज क्लाइंट कौन है? बनाना लिमिटेड। बनाना, अच्छा इसके बाद दूसरी कंपनी कौन सी है? वाटरमेलन लिमिटेड। वाटरमेलन लिमिटेड। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है? बस शेयर्स का मसला है? स्पाउस डायरेक्टर भाई वो तो दूसरा है, स्पाउस इज, जरा देखिएगा फैक्ट्स देखिएगा, क्या मैं सही इसको फैक्ट्स को शो करवा रहा हूं? स्पाउस इज शेयर होल्डर। और जब कभी दो कंपनीज होती है हमने क्या डिसाइड करना होता है? इनका आपस में रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बता रहा है मिस्टर पंपकिन हु इज नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ का डायरेक्टर, इधर का डायरेक्टर, इसके 25% शेयर्स हैं वाटर। तो नॉर्मल असूल के मुताबिक तो दोनों एसोसिएटेड बनती हैं, ऐसा ही है यहां पे नॉर्मल असूल के मुताबिक। लेकिन यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा, अगर
नॉमिनी डायरेक्टर हमारे क्लाइंट में हो तो डिसक्वालिफाइड है। डिसक्वालिफाइड तो वो क्या है? डिसक्वालिफाइड। हमारे जिस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं, हमारे अगर कोई डायरेक्टर हमारे क्लाइंट में नॉमिनी डायरेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा? वो ऑडिटर बनने नहीं बन सकता, ऑडिटर बनने के लिए डिसक्वालिफाइड। याद रखिए, डायरेक्टर किसी भी किस्म का हो, डायरेक्टर किसी भी किस्म का हो, वो ऑडिटर नहीं बन सकता, डिसक्वालिफाइड है। ये बात समझ आती है? लेकिन जो नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, क्या? हाँ जी, तो उसमें उनकी वजह से कंपनीज आपस में एसोसिएटेड नहीं बनती, वो एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। फिर से सुने, अगर हमने ये डिसाइड करना है ना कि दो कंपनीज एसोसिएटेड हैं कि नहीं, तो नॉमिनी डायरेक्टर अगर आ गया तो वो एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है। फिर से सुने, अगर हम क्या फैसला करने जा रहे हैं, दो कंपनीज एसोसिएटेड है कि नहीं, उसमें नॉमिनी डायरेक्टर आ गया या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ गया, वो एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है। लेकिन अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं कि कोई डायरेक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं ऑडिटर बनने के लिए, तो याद रखें वो डायरेक्टर किसी भी किस्म का हो, ऑडिटर बनने के लिए डिसक्वालिफाइड है। ठीक है, फिर से सुन लें, अगर हमने फैसला करना है दो कंपनीज एसोसिएटेड हैं कि नहीं, फैसला ये कर रहे हैं, तो फिर नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया तो वो एसोसिएटेड नहीं होंगी। ये बात समझ आ रही? लिख ले इसको, ये लिख ले। ठीक है, फॉर एसोसिएटेड स्टेटस नॉमिनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर इररेलेवेंट। नॉमिनी डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर इररेलेवेंट। क्या लिखा है? फॉर एसोसिएटेड स्टेटस नॉमिनी डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर इररेलेवेंट। फिर आगे लिखे, फॉर डिस्क्वालिफिकेशन स्टेटस, फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड। एनी डायरेक्टर, इसको बार बार पढ़े, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर कि ये दो उसूलों में फर्क क्या है। यहां पे मुझे बताइए, हम इस वक्त फैसला क्या कर रहे हैं? क्या हम ये फैसला कर रहे हैं कि कोई पर्सन इस कंपनी का डायरेक्टर है, वो पार्टनर बन गया तो अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं, ये फैसला कर रहे हैं? या हम ये फैसला कर रहे हैं कि ये दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड हैं कि नहीं? एसोसिएटेड है कि? तो मिस्टर पंपकिन इधर नॉमिनी डायरेक्टर है, इधर 25% शेयर्स हैं, बताइए क्या ये दोनों एसोसिएटेड हुई? नहीं हुई। ये है पॉइंट, सबसे आखिरी लॉ का मुश्किल पॉइंट जो है ना इस चैप्टर में, वो ये है कि नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंपैक्ट क्या आएगा। तो नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर की तरह डिसक्वालिफाइड है, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर रहे कि मिस्टर पंपकिन जो है वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं, फैसला ये नहीं है। अगर फैसला ये होता तो हम कहते कि जैसे दूसरे डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड, वैसे नॉमिनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी डिसक्वालिफाइड, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। फैसला क्या कर रहे हैं हम कि दो मिस्टर पंपकिन की वजह से दो कंपनी एसोसिएटेड हो रही है कि नहीं। फैसला ये नहीं है मिस्टर पंपकिन ऑडिटर बन सकता है कि नहीं, वो नहीं बन सकता, किसी सूरत नहीं बन सकता, डायरेक्टर है। लेकिन फैसला हम क्या कर रहे हैं, मिस्टर पंपकिन की वजह से ये दो कंपनी एसोसिएटेड है कि नहीं, तो भाई है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? नॉमिनी डायरेक्टर की वजह से। तो ये एसोसिएटेड नहीं है। एसोसिएटेड नहीं है तो बताया शेयर होल्डिंग इधर है, इसका कोई प्रॉब्लम होगा इधर? नहीं, कोई प्रॉब्लम। क्लियर? कुछ समझ आया? एक्सेप्शन याद है जिन लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है? एसोसिएटेड कंपनी डेफिनेशन, उसकी एक्सेप्शन होती थी, 4 एक्सेप्शन होती थी, नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और फिर उसके बाद वो शेयर होल्डिंग थी। हाँ, सीडीएस। तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये वो एक्सेप्शन है। अच्छा, क्या हो अगर सारा सवाल सेम हो,
मैं यहाँ पे सिर्फ एक लफज उड़ाऊं, और वो लफज कौन से वाला उड़ाऊं? ये नॉमिनी वाला। फिर क्या हो जाएगा? तो फिर क्या करना है? एसोसिएटेड बन गई तो डिस्क्लोज और डिस्पोज करना पड़ेगा। भाई ये बात समझ आई? अगर क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट या नॉमिनी डायरेक्टर आ गया, तो अगर फैसला ये करना है कि दो कंपनी एसोसिएटेड है कि नहीं, तो वो नहीं है। लेकिन अगर फैसला ये करना है कि ये डायरेक्टर कंपनी का ऑडिटर बन सकता है कि नहीं, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ये बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं सी की तरफ। मिस्टर जहीर, ए लीगल प्रैक्टिशनर, हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ लीची प्राइवेट लिमिटेड। पेड अप कैपिटल ऑफ एलपीएल इज 1.5 million, ऑफ विच 40% इज ओन्ड बाय ब्लू ब्लैक, ए लिस्टेड कंपनी। बताइए, ये तो जैसे ही मैंने लीगल प्रैक्टिशनर पढ़ा उधर ही फैसला हो गया। क्या लीगल प्रैक्टिशनर तो कभी ऑडिटर अपॉइंट हो ही नहीं सकते। यहां तो हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहां होता है सीएम में। डन। तो मिस्टर जहीर की अपॉइंटमेंट एग्रीड। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो सीए या सीएम में नहीं है, और एज पर लॉ सिर्फ सीए या सीएम में कर सकते। एसी से क्वालिफाइड कर सकते हैं ऑडिट? पाकिस्तान में नहीं कर सकते। अच्छा, क्या अब थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज। हाँ जी, मिस्टर जहीर लीगल प्रैक्टिशनर है। लीगल प्रैक्टिशनर की जगह काट के लिख लें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। फर्ज करें, अब फैसला करें। आपका ना हर 5 सेकंड बाद बयान बदल रहा है, तो 20 सेकंड लेके तसल्ली से देख ले। कर लिया डिसीजन? बताइए, क्या मिस्टर जहीर अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर पॉइंट हो सकता है लीची प्राइवेट लिमिटेड का? कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं हो सकता? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है हो सकता है? हो सकता है। आइए जरा देखते हैं। 3 तरह की कंपनीज, पब्लिक, प्राइवेट विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक, या प्राइवेट पेड अप कर 3 million और मोर, इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। पहला सवाल, क्या ये पब्लिक कंपनी है? नो। दूसरा सवाल, क्या ये सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी है? क्योंकि वो 51% पे होती है, 40%। क्या इसका पेड अप कैपिटल 3 million और मोर है? तो फिर इसका मतलब तीनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी इसका ऑडिट कर सकता है। तो अगर मिस्टर जहीर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता तो इसका ऑडिट कर सकता था। क्राइटेरिया में से किसी तीनों में से किसी में फॉल नहीं करती है कंपनी। 3 तरह की कंपनीज का चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड है ना? ये कंपनी उनमें से कहीं पे फॉल नहीं करती, और आप कह रहे थे करती है। ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है, लेकिन ऑडिट करेगा कौन? हमारे चैप्टर में 2 लिमिट यूज हुई है, 1 million और 3 million। 1 million है इसके लिए कि ऑडिट करवाना है कि नहीं, और 3 million इसलिए कि करेगा कौन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट डी, Walnut and Company Chartered Accountants have received offer for appointment as external auditor of Asim Private Limited in place of the previous auditor who were removed before the completion of their term. You may assume that WPL has completed all the legal formalities before removing the previous auditor. अब बताइए, आपको ऑफर मिली अपॉइंटमेंट के लिए, आप एज्यूम करें कि लीगल फॉर्मेलिटी सारी पूरी होगी। इसका मतलब पता है क्या है? उसकी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी होगी। अब बताइए क्या इंश्योर करना है आपने? एक प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, चले मान लिया वो भी, और कोई आई कैप से क्लियरेंस नहीं था कि हमें आई कैप से क्लियरेंस, अगर मिड टर्म रिमूवल है तो आई कैप से क्लियरेंस लेनी चाहिए। आई कैप से क्लियर, ऐसी कोई बात नहीं थी? कहां लिखी थी जरा नोट करें। अगर मिड टर्म रिमूवल हो तो याद रखिए आई कैप से भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। आई कैप 15 दिन में क्लियरेंस देता है।
या चले इसको छोड़े, इसको लीगल फॉर्मेलिटी। असल चीज हमने क्या देखनी है भैया, हमने सिर्फ ये देखनी है अपॉइंटमेंट क्या हमारी हो सकती है, यस हो सकती है। क्या इंश्योर करना है कि अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करें। मिड टर्म रिमूवल का केस है, रिमूवल की रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो गई है, तो अब इसका मतलब अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड। और किसके साथ, प्रायर अप्रूवल। वो लिखना है यहाँ पे, वो लिख दे यहाँ पे, वही रेलिवेंट होगी ना बात। कह रहा है पुराने आईटीओ को रिमूव कर दिया मिड टर्म, अब आपके पास अप्रूवल है, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक्सेप्ट करने को तैयार है। शर्त क्या है, अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करे विद अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। नेक्स्ट, मिस्टर सादिक हैज रिसेंटली जॉइंड योर फर्म एज पार्टनर। He has served on the board of directors of Strawberry Limited until 30 June 2019 as a government nominee. In the annual general meeting of SL held on 31 August 2011, a shareholder has proposed the name of your firm for appointment as the external auditor for the year ending 30 June 2012. अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि कंपनी का एक नॉमिनी डायरेक्टर है, वो हमारी फर्म में पार्टनर बन गया। क्या हमारी फर्म अब ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है 3 साल? अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर कंपनी को छोड़ के फर्म में आ जाए, क्या वो ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है? 3 साल तक नहीं। तो एक पार्टनर डिस्क्वालिफाइड तो मतलब पूरी फर्म डिस्क्वालिफाइड। इसका मतलब है फर्म भी 3 साल तक ऑडिटर अपॉइंट। ये 3 साल वाली बात समझ आई है? पहले मुझे बताइए 3 साल गुजरे हैं कि नहीं गुजरे? कैसे पता चला नहीं गुजरे? डेट लिखी हुई है। क्या डेट है? 30 जून 2012 और 30 जून 2009, सॉरी 30 जून 2009 और 31 अगस्त 2011। ऊपर जो क्वेश्चन दिया था ना उसमें उसने एजीएम की डेट नहीं, ये मैंने बताया था एजीएम की डेट नहीं, यहाँ पे उसने एजीएम की डेट बता दी है। तो क्या डेट ऑफ रेजिग्नेशन और एजीएम की डेट में 3 साल का गैप है या नहीं है? तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। आखिरी सवाल, आखिरी चैप्टर के आखिरी केस स्टडी के आखिरी पार्ट का आखिरी सवाल और आखिरी लेक्चर। क्या ये नॉमिनी डायरेक्टर की वजह से एक्सेप्शन नहीं है? क्यों नहीं? हाँ, वो एसोसिएटेड का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए एक्सेप्शन होती है। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हर तरह का डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है। शाब, यही फर्क था इसमें ई में और बी में। क्लियर जी? चलिए ये केस स्टडी मिस्टर जहीर है ना, इसको लीगल प्रैक्टिशनर काट के सीएमए कर ले। ये पुराना क्वेश्चन था, उसने लीगल प्रैक्टिशनर को काट के क्या लिख ले? कॉस्ट एंड मैन। लीगल प्रैक्टिशनर किसी सूरत में पॉइंट नहीं हो सकता, खत्म, दी एंड। प्रैक्टिशनर कभी भी नहीं वो बताता कौन सा प्रैक्टिशनर है। इसको काट के सीएमए लिख ले। अब बेहतर क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपका सॉल्यूशन क्या होगा भला? अपॉइंटमेंट हो सकती है। हाँ जी, प्रैक्टिशनर वो इतना जनरल ही कहेगा कि वो प्रोफेशनल है। कौन प्रोफेशनल है? वो बताएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएमए है, वो डॉक्टर है, वकील है। हाँ जी, नहीं तो इफ करके जवाब दे दे। हाँ जी, अगर वो डॉक्टर है तो नहीं हो सकता। अगर वो इतना छोटी छोटी बातों पे परेशान ना है कि अगर उसने ये भी ना दिया तो क्या होगा, वो भी ना दिया तो क्या होगा। हाँ जी, चलिए अब आज के हम कंसेप्ट की तरफ आते हैं। जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है दो कंसेप्ट, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स और पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट का मतलब क्या है? देखिए सम टाइम ऐसा होता है, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट का कंसेप्ट क्या है? बहुत सी कंपनीज, एक इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री नॉर्मली हर इंडस्ट्री का एक कोई ना कोई रेगुलेटर होता है अक्सर। जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसका रेगुलेटर कौन है भला?
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जैसे मीडिया एक सेक्टर है तो इसका पैमरा, ठीक है। इसी तरह एक रेगुलेटर नेपरा आपने सुना होगा, ठीक है। और डिफरेंट रेगुलेटर्स होते हैं जो सर्टेन इंडस्ट्री को, ओगरा, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं। तो सम, हाँ नहीं पैमरा में कोई प्रॉब्लम है तो डिफरेंट रेगुलेटर्स है। अच्छा कंसेप्ट क्या है, सम टाइम ऐसा होता है कि ऐसी कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, प्रोसेसिंग में, ऐसी कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, आपने शायद कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, उनके लिए रिक्वायर्ड होता है कि उन्होंने कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। याद है आपको पढ़ा था, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड या इनपुट कॉस्ट, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। डन। अगर कभी, लेकिन पता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग में बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज 2 नंबरी कर देती हैं। जैसे हो सकता है कि वो कोई लॉ की वायलेशन कर रही हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है मटेरियल कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो जो कि नुकसानदेह हो, हार्मफुल हो सेहत के लिए, और वो अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल कर। जैसे लेबर है तो उसमें इलीगल प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं कि चाइल्ड लेबर, शाबाश। जैसे ओवरहेड्स है तो उसमें हो सकता है कि उन्होंने वो बिजली जो है वो कुंडे शुंडे लगा के इस्तेमाल कर रहे हो फैक्ट्रीज में, इस तरह की, जो कि गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। अगर कोई कंपनी उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो गैस करें क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं। ये ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स इसी चीज का नाम है। ये याद रखें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये किस चीज का ऑडिट है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा लेकिन एक और बात समझने की है, वो ये कि जो फाइनेंशियल, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, आपके ख्याल में क्या उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर, वो वेरीफाई नहीं होती क्या? वो भी वेरीफाई होती है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉस्ट ऑडिट है ये स्टैट्यूटरी ऑडिट से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? पहली चीज, इसमें आप हर चीज का ऑडिट नहीं करते, सिर्फ आप ऑडिट करते हैं कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का, यानी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, जिसको वो इनपुट कॉस्ट भी बोलता है, इनका ऑडिट करेंगे। दूसरा फर्क, ये ऑडिट हर साल नहीं होगा। ये ऑडिट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब किसी कंपनी के बारे में कमीशन को शिकायत मिलेगी। कोई रेगुलेटर कमीशन को रिटर्न फॉर्म में लिखेगा कि सर हमारे सेक्टर के अंदर ये कंपनी है, इसके बारे में हमें पता चला है कि ये कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं जिनको बैन किया गया है। तो एससीसीपी फिर ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर इशू कर सकता है कि इस स्पेसिफिक कंपनी का, सारी कंपनीज का नहीं, उस स्पेसिफिक कंपनी का जिसके बारे में इतला मिली है, उसका कॉस्ट ऑडिट किया जाए और रिकॉर्ड उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट एससीसीपी को जमा करवाई जाती है। पहला फर्क, कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट हर साल नहीं होगा। दूसरा फर्क, हर कंपनी का नहीं होगा, सिर्फ जिसके बारे में कोई रिकमेंडेशन दी जाएगी रेगुलेटर की तरफ से उसका होगा। तीसरा, ये कॉस्ट ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। इसमें मतलब कोई फर्क नहीं है, दोनों कर सकते हैं। ये नहीं कि इस लिमिट तक का ये कर सकते हैं, उस लिमिट नहीं, दोनों कर सकते हैं। और फोर्थ और बड़ा डिफरेंस जो है वो ये कि इसमें जो कॉस्ट ऑडिटर होगा ना, उसके पास स्टैट्यूटरी ऑडिट की भी पावर होंगी, और इसके अलावा उससे ज्यादा पावर भी कमीशन उसको दे सकता है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमारे पास जो है पावर टू सर्च नहीं होती, पावर टू सर्च वो हो सकता है पावर टू सर्च भी दे दे, हमारे पास पावर टू अरेस्ट नहीं होती। हो सकता है यहाँ पे कमीशन पावर टू, क्योंकि ये असल में कुछ ना कुछ जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है कंपनी के अंदर, उसकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। इसको उस कंटेक्स्ट में समझना है आपने। हाँ, एडिशनल पावर दे सकता है, बिल्कुल। तो कंसेप्ट क्या है ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट? सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट से क्या मुराद है? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मुराद है मटेरियल, लेबर और अदर कॉस्ट आइटम यूटिलाइजेशन। अदर कॉस्ट आइटम से क्या मुराद है? एफओएस। अच्छा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड क्या हर कंपनी ने मेंटेन करना है? नहीं,
सिर्फ उन्हीं कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, माइनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जाहिर है जिसका प्रोडक्शन का बिजनेस काम है, मैन्युफैक्चरिंग है, वही कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करी होगी मटेरियल लेबर ओवरहेड। यहाँ पे आपको पता चल गया किन कंपनीज ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। डन। रूटीन में इनका ऑडिट नहीं, सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट नहीं होता। लेकिन अगर कभी कोई रेगुलेटर, रेलिवेंट रेगुलेटर एससीसीपी को रिकमेंड कर दे तो फिर एससीसीपी उन कंपनीज का जिनके खिलाफ शिकायत मसूल हो कॉस्ट ऑडिट भी करवा सकता है। अच्छा, ये कॉस्ट ऑडिट जब अगर एससीसीपी ने ऑर्डर कर दिया, करेगा कौन? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, वो भी कॉस्ट एक्सपर्ट है। कॉस्ट ऑडिट में हम दोनों को एक बराबर रखा गया, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट में एक बराबर नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रेफरेंस दी गई। और ड्यूटीज, पावर ड्यूटीज वगैरह क्या होंगी? सेम एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, लेकिन अगर एससीसीपी चाहे मामला संगीन हो तो एडिशनल पावर या ड्यूटीज भी दे सकता है, पावर टू सर्च, पावर टू अरेस्ट। ठीक है, ये है ऑडिट। भी कुछ समझ आया? इतना सा कंसेप्ट था, है कोई मुश्किल? डन। रीडिंग टाइम चाहिए कि आगे चले? ओके, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि भाई आपने जितनी भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स पढ़ी है ना, लॉ में खास बात है, इसके ऊपर अमल करने का किसी का दिल नहीं करता, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट। इसलिए साथ जो है ना उन्होंने डंडा रखा होता है, पेनल्टी वाला डंडा, कि जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, हर लीगल रिक्वायरमेंट के साथ लिखा होता है कि अगर ना माननी आपने ये लीगल रिक्वायरमेंट तो ये वाली सजा, अगर ये वाली लीगल रिक्वायरमेंट ना मानी तो ये वाली सजा। ठीक है जी। तो आइए जरा देखते हैं अब सजाएं। अब क्या पढ़ने लगे हम? सजाएं। पहला, एक्टिंग एज ऑडिटर विदाउट क्वालिफिकेशन। एक ऐसा बंदा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है और एज या फैमिली में कहता फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे अभी उसका कैफ क्वालिफाइड हुआ है, सीफैप में 2 दफा फेल हो गया, फैमिली में कह दे चार्टर्ड पीआरसी में अभी, हाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसने किसी कंपनी की एजीएम में जाके कह दिया कि मैं चार्टर्ड, हालांकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, डिसक्वालिफाइड है, चाहे एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट चाहे बाद में, क्वालिफाइड नहीं था, एजीएम में जाके कहने लगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी अपॉइंटमेंट कर दो, या अपॉइंटमेंट के वक्त वो क्वालिफाइड था, बाद में कोई डिसक्वालिफिकेशन हुई, वो शादी वगैरह का मसला, और इसने नहीं बताया, तो याद रखिए इसका मतलब है ये ऑडिटर बनने के काबिल नहीं था, लेकिन झूठ बोल के ऑडिटर बना हुआ है। ये सिचुएशन समझ आई आपको? तो इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? इसको पेनल्टी मिलेगी लेवल 2 की। लेवल 2 की पेनल्टी का मतलब क्या होता है? ये लेवल 2 की पेनल्टी बताई है उसने, जब तक सच नहीं बोलेगा, जब तक तौबा तायब नहीं करेगा, तब तक क्या होगा? 1000 डेली 1000 रुपया जुर्माना, 10,000 है, 10,000 है, 1000 रुपये जुर्माना। और मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा जुर्माना? क्या मतलब? निकाले 500 रुपया निकाल ले, अभी समोसे मंगवाते हैं। नहीं, ये है जुर्माना। अगर बाद में पता चल गया तो जाहिर है फिर वो ऑडिटर तो नहीं रहेगा, उसके खिलाफ फिर आईकैप भी एक्शन लेगा, लेकिन जो जुर्माना है वो 5 लाख कम है। ओके चले, कोई बात, तो शुक्र करें, आप लोग शुक्र करें, आपके फायदे की बात है। दूसरा, नहीं जी क्षमा नहीं जी, साइन फॉल्स और नॉन कंप्लायंट रिपोर्ट, यानी ऑडिटर जेन्युइन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहां पे तो बंदा ही गलत था, यहां बंदा सही है, काम गलत किया उसने। क्या काम किया उसने? एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, उसने क्या किया? एक ऐसी रिपोर्ट को साइन कर दिया जो कि ठीक नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल उसने अनजाने में क्या? नेग्लिजेंस। देखिए 2 चीजें हैं, फर्ज करें एक बंदा, मुझे बताइए जरा, लॉ में 2 आपके सामने इवेंट रखता हूं, आपने बताना दोनों की सजा एक जैसी होगी कि फर्क हो गए। ये 2 लोग बैठे थे, आपस में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को गन निकाल के उड़ा दिया, दूसरे बंदे की डेथ हो गई, पहला केस है।
दूसरा केस, दो सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे, अपनी अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, साफ करते करते एक की गोली चली, दूसरे को लगी, उसकी डेथ हो गई। बताइए, हाँ, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, बताइए कि दोनों की सजा एक जैसी होगी? अलग अलग होनी चाहिए। यहां पे भी यही है। लेकिन याद रखें, फिर भी भाई बंदूक साफ करने वाले को बिल्कुल खुली छुट्टी तो नहीं ना मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो सजा मिलनी चाहिए कि भाई तुमने साफ करते हुए सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं लिए, उसके करीब में बैठ के तुम क्यों साफ कर रहे थे, और साफ करते बंदूक का उसकी तरफ करना, अपनी तरफ क्यों नहीं किया? ठीक है, उसको कह रहा था चेक करो बंदूक की नाली साफ होगी क्या नहीं। ऐसे तो नहीं। तो अब क्या करना है, ये याद रखिएगा, ये दोनों, इन दोनों में ये क्या है, ऐसी रिपोर्ट साइन की जिसमें मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी लेकिन अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया अनजाने में, यानी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया, स्टॉक काउंट नहीं किया, कंफर्मेशन लेटर नहीं भेजा, ये अनजाने में नेग्लिजेंस की वजह से, इंटेंशनली, हाँ उसने सुस्ती की वजह से, सुस्ती की वजह से ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर सका, तो ये आएगा साइन फॉल्स और नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट। ये भी वायलेशन है, ये भी अगर ऑडिटर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, कोई गलती है, उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। अच्छा, किस वजह से नहीं कर पाया? सुस्ती की वजह से। तो फिर क्या सजा मिलेगी? और अगर याद रखे उसे पता था मिस स्टेटमेंट है, क्लाइंट से ब्रीफ केस पकड़ा, अब पर्सनल गेन हासिल किया, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी वजह से, ज्यादातर वैसे पर्सनल गेन हासिल करने के लिए 2 नंबर काम करते हैं, ये जानबूझ के 2 नंबर काम किया, तो मुझे बताइए क्या इसकी ये जुर्म और ये जुर्म एक बराबर है? दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है और इसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये जानबूझ के, ये अनजाने। इसमें सिर्फ लेवल 2 की पेनल्टी है, इसमें लेवल 2 की पेनल्टी के साथ साथ कैद भी है, इंप्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर, और एक 1 मिलियन का मजीद फाइन भी है। ये सिर्फ सिविल लाइबिलिटी होती है, लीगली स्पीकिंग, ये सिविल लाइबिलिटी के साथ साथ क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है। इधर 2 पेनल्टीज हैं, ये फर्क समझ आया? अगर आप कहें तो एक तीसरी एग्जांपल भी बता दूं, है उसमें भी गलती, वो हादसा हो गया, ये नेग्लिजेंस थी, ये जानबूझ के मर्डर किया, ये क्या किया? गलती से, गलती। बाजुकात ऐसा होता है कि गलती नहीं भी होती और हो जाता है। भाई एक पर्सन ड्राइविंग कर रहा था, स्पीड 60 थी फॉर एग्जांपल, 60 की स्पीड पे जा रहा है, लिमिट पे 60 या मोटरवे पे जा रहा है फॉर एग्जांपल 80 90 के करीब, और एकदम से आगे कोई बंदा आ गया है, हिट की और बंदे की डेथ होगी। अब बताएं, मर्डर तो ये भी हुआ, लेकिन ये हादसा, क्या यहाँ पे अगर ड्राइवर अपनी सारी लीगल लिमिट्स के अंदर गाड़ी चला रहा था, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी था, क्या उसको सजा होगी? नहीं होगी। उसी तरह याद रखे, तीसरा केस भी है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से, तो उसे कोई पेनल्टी नहीं। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी लेकिन अपनी सुस्ती, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर सका, सिविल लायबिलिटी। अगर मिस स्टेटमेंट थी, पता भी था, पैसे लेके या जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, फिर सिविल लायबिलिटी भी, क्रिमिनल है। तीनों केसेस में फर्क समझ आया? और आखिरी, और आपने मुझे बताना है कि ये वाली पेनल्टी बाकी 3 पेनल्टी से कैसे डिफरेंट है। हाँ, ये है कंपनी और उसके ऑफिसर्स के लिए। आपके ख्याल में मुझे बताएं, ऑडिटर से कोई गलत काम हो जाए, उसे, चले हमारा काम छोटा मोटा तो है नहीं, लेवल 1 की पेनल्टी तो कभी डिस्कस ही नहीं होगी, क्योंकि छोटा मोटा काम तो बड़ा अहम काम करते हैं। मुझे बताया अगर ऑडिटर से कोई गलती कोताही हो जाए तो कौन सी पेनल्टी होनी चाहिए, लेवल 2 या लेवल 3? लेवल 2। हाथ होला रखे हमारे साथ। अच्छा, कंपनी के साथ अगर कोई गलती, कंपनी का ऑफिसर हमें गलत इंफॉर्मेशन दे, कंपनी का ऑफिसर हमें इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दे, हमने अपने ऑफिस में, कंपनी के अंदर ही उन्होंने हमें एक रूम दिया हुआ है, हम उस रूम में जाके काम करते हैं
और उसने रूम को लॉक लगा दिया, अगले दिन हमें वो रूम के अंदर ही नहीं जाने दे रहा। हमारे ऑडिट करने में उसने रुकावटें पैदा की। तो याद रखें, क्या ये सारे आपके ख्याल में लॉ के मुताबिक क्राइम हैं? फिर से बताइए, अगर क्लाइंट क्या करे, डिनाई कर दे एक्सेस, हालांकि कंपनी लॉ ने बोला है कि हमें एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी रिकॉर्ड की, हमारा राइट है, लेकिन मैनेजमेंट कहे हमने एक्सेस प्रोवाइड नहीं करनी, भाग जाओ, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर हम कोई सवाल पूछे, रिकॉर्ड नहीं दिया, ओके, सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, हालांकि कंपनी लॉ कहता है ये क्या ऑडिटर इंफॉर्मेशन कंपनी से भी ऑब्टेन कर सकता है, इवन कंपनी का रिकॉर्ड थर्ड पार्टी के पास है, उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, इवन अगर सब्सिडरी है तो सब्सिडरी कंपनी उसके ऑफिसर से भी इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। क्या जुर्म कर रही है कंपनी? क्या जनरल मीटिंग का नोटिस रिसीव करने का राइट था, नोटिस नहीं भेजा, इसको भेजना जरूरी था, राइट है, नहीं भेजा, क्या जुर्म किया कंपनी ने? ये सारे कंपनी के जुर्म हैं, उनकी तफसील है, लिस्ट है। और क्या, डिले ऑब्स्ट्रक्ट ऑडिट, हमें जानबूझ के ऑडिट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑडिट डिले हो रहा है। फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन दे ही ना, या अगर इंफॉर्मेशन दे तो गलत जुर्म है, तो गैस करें, उसे लेवल 2 की पेनल्टी होनी चाहिए, लेवल 1 की, लेवल 3 की? लेवल 3 की। शुक्र के कंपनी एक्ट में फांसी की पेनल्टी नहीं है, वो होती ना तो फांसी भी मिल जाती इनको। लेवल 3 पेनल्टी, अच्छा लेवल 3 पेनल्टी क्या होती है? हमारी बहुत ज्यादा नहीं, ऑडिटर की पेनल्टी की जो आखिरी हद है वो कंपनी की पेनल्टी की पहली शुरुआत है। 5 लाख पर डे, हमारा एंड होता था ना 5 लाख पे, इनका स्टार्ट होता है 5 लाख, और मैक्सिमम कितना? 100 मिलियन। 100 मिलियन, पता है 100 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? बताएं फटाफट। शाबाश। ये था हमारा आखिरी लेक्चर के आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव का आखिरी कंसेप्ट। यहाँ पे हमारा एक सवाल इसका भी कर ले, क्या पास वॉल्यूम 2 है किसी के पास? वॉल्यूम 2, शाबाश शाबाश। और ठहर जा, ऑनलाइन अभी करा के अभी जो पढ़ा है इसका, अब कल कौन सी क्लास होनी है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी होना चाहिए। अभी कैसे? नहीं कुछ नहीं। हाँ, कोई एक्स्ट्रा क्लास प्रैक्टिस वगैरह के लिए, रिवीजन के लिए तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो क्लास लेने के लिए आ जाइएगा, वरना आपको लेक्चर यूट्यूब वगैरह पे भी शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में। अच्छा, यहाँ पे है क्वेश्चन है जी हमारा चैप्टर 3 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, पता चल गया ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉस्ट ऑडिट एंड द पर्सन ऑथोराइज्ड टू कंडक्ट इट। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉस्ट ऑडिट। ये है पेज 64 पे क्वेश्चन नंबर 6 वॉल्यूम 2 का। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है? ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर क्या? और पर्सन ऑथोराइज्ड टू कंडक्ट, कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट? पाकिस्तान वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट 1961 के मुताबिक जो बना है, आई कैप वाला, ईसीसी वाला नहीं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उनका भी ऑर्डिनेंस है, वो कौन सा? उनका भी एक्ट है, वो कौन सा है? 1960। क्लियर जी। ये एक क्वेश्चन उसने इस कंसर्ट में से पूछा, पेनल्टी वाले में से उसने नहीं पूछा हुआ, मुझे पूछता नहीं है, लेकिन सिलेबस में था तो मैंने इसलिए पढ़ा दिया। डन जी। अच्छा, मुझे बताइए क्या सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया हमारा? क्या हमने, मुझे बताइए, कोई ऐसा कंसेप्ट, चैप्टर सारे कंप्लीट किए हैं? हर चैप्टर के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं? ओके। आपके ख्याल में क्या हमने हर चैप्टर के पास पेपर की प्रैक्टिस की है? क्या आपके ख्याल में ये प्रैक्टिस सफिशिएंट थी? यानी सिलेबस भी हमने तरीके से खत्म किया है, और पास पेपर की रीजनेबल, सारी नहीं करवा सके, सारी तो बहुत मुश्किल होता है ना किसी भी टीचर के लिए। हाँ, क्या हमने 70-80% हो गए हैं? वो ये भी बहुत है, वो भी बहुत है। 70-80%। अच्छा, सबसे अहम चीज, क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि स्टार्ट में हम स्लो रहे हो और एंड पे हमने भागम भाग किया हो? ऐसा तो नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश थी हल्का सा, ज्यादा हल्का सा, एंड पे हमारा जो टेम्पो है वो थोड़ा स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए, क्योंकि एंड पे आप लोगों के ऊपर बर्डन ज्यादा होता है। डन जी।
क्या आप समझते हैं कि वैल्यू फॉर मनी रिसीव हुआ आपको? चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आज का लेक्चर यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। कल कोई लेक्चर नहीं होगा, कोई मजीद एडिशन अगर लेक्चर हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर ले यार भाई, कर ले यार। ना भाई, और ना नहीं, ये दवाई नहीं खा के आज रहने, इससे कुछ नहीं होना, ये साथ वाले को दे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।